गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन सोशल साइंस क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक शुरू किया था 1815 में नया रूढ़िवाद। तो उसमें हमने फर्स्ट जो स्टेंजा था उसको डिस्कस कर लिया था। फिर भी इसको हम रिवाइज करते हैं क्योंकि इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे कि 1815 में नेपोलियन को जो है मिलकर यूरोप की जो निरंकुश शक्तियाँ थी, जो रूढ़िवादी शक्तियाँ थी, उन्होंने उनको हरा दिया था। लेकिन नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे उनको एज इट इज़ रखा। अब उनको ऐसे लगता था कि राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच है या संपत्ति है, ये जो अधिकार हैं और ये जो व्यवस्थाएं हैं ऐसी ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ अधिकार देने पड़ेंगे, कुछ आधुनिकीकरण यानी कि जो नए विचार हैं उनको अपनाना पड़ेगा, तभी हमारी जो संस्थाएं हैं मजबूत रह सकती हैं। यानी राजा तब तक कायम रह सकता है जब तक प्रजा खुश है बेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो परिवर्तन आए थे फ्रांस के अंदर, उनकी वजह से उनको ये अपनी विचारधारा बदलनी पड़ी थी कि हम जो चेंजेस आए हैं उनको एज इट इज़ रखेंगे और राजतंत्र को भी मजबूत रखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेना, एक विशाल सेना का निर्माण करेंगे। अच्छी नौकरशाही यानी कि जो इंटेलिजेंट ऑफिसर्स होंगे उनको अपॉइंट करेंगे ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से काम कर सके। सामंतवाद और भूदासता, इन दोनों प्रथाओं को उन्होंने ख़त्म कर दिया और निरंकुश राजतंत्रों को जो है कायम रखने के लिए उनको और शक्ति प्रदान कर दी। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, वो इसी से ही आगे का पार्ट है कि जैसे ही 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, इनको निरंकुश ताकतें कह लो, राजतंत्र कह लो, ये पावरफुल रीजन थे, स्टेट थे, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अब यही अगर इतिहास देखें तो नेपोलियन को सम्राट बनाने के पीछे इन्हीं देशों का हाथ था, क्योंकि फ्रांस के अंदर जो क्रांतियाँ हो रही थी या जो इवेंट्स वहाँ हो रहे थे, लोग अवेयर हो रहे थे या लोग अपोज कर रहे थे राजतंत्र को, तो इन लोगों को भी ऐसा डर था कि उनके इलाकों में भी लोग उनके अगेंस्ट ना खड़े हो जाएं। तो इसलिए वहाँ से फिर राजतंत्र को बहाल कर दिया, नेपोलियन को सत्ता में लाए। वो निरंकुश शासक था, महत्वाकांक्षी भी था और वहाँ के लोगों को जो है शांत करने की कोशिश की गई। लेकिन नेपोलियन जैसे ही सत्ता में आया, हमने डिस्कस किया है पहले कि उस जैसे ही वो सत्ता में आया उसने क्या किया, एक तो फ्रांस के अंदर प्रशासनिक सुधार किए, एक जो इलाके जीते थे उनमें भी सुधार किया और ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध नीति को अपनाकर इलाकों को फ्रांस के साथ मिलाया। अब इनको ये क्या खतरा था, जो हेल्पिंग कंट्री से वो अब इसके अगेंस्ट क्यों हुए, क्योंकि नेपोलियन लगातार युद्ध करता जा रहा था। तो इनको भी ऐसा शक था या डर था कि इन कंट्रीज़ के ऊपर भी ये अटैक करेगा और क्या हो सकता है शायद हम भी नेपोलियन से हार जाएं। तो इन्होंने क्या किया, एक जॉइंट आर्मी बनाई। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने एक जॉइंट आर्मी बनाई और नेपोलियन के साथ युद्ध किया और जिसमें नेपोलियन की हार हुई। तो ये युद्ध कहाँ पर हुआ बेटा, वाटरलू। ये एरिया ब्रिटेन के अंदर है। तो इन शक्तियों ने मिलकर उसको कहाँ हराया, वाटरलू के युद्ध के मैदान में बेटा। तो जब वो हार गया तो उसके बाद इन्हीं चारों शक्तियों ने वियना में एक मीटिंग बुलाई, एक समझौता तैयार किया, एक मीटिंग, कांग्रेस बुलाई। कांग्रेस का मतलब क्या होता है कि ये चारों जो देश थे वहाँ इनके प्रतिनिधि आए और वियना में ये मिले। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है बेटा। वियना जो है वो कैपिटल है बेटा ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया। और इसका एक चांसलर था ड्यूक मैटरनिक। उसने इस सभा की जो है जो मैनेजमेंट था वो किया, यानी सभा बुलाई, उसका अरेंजमेंट सारा ड्यूक मैटरनिक ने किया। इसके प्रतिनिधियों ने क्या किया, एक समझौता किया, एक ट्रीटी की कि हम जो बदलाव नेपोलियन ने किए थे, ठीक है, युद्धों के दौरान, उनको ख़त्म करेंगे। ठीक है, सारे बदलाव ख़त्म कर देंगे और दोबारा से
जो बूर्बो वंश है उसको सत्ता में बहाल किया जाएगा, क्योंकि नेपोलियन से पहले हमने पढ़ा ना कि 2-3 बार असेंबली चेंज हुई। 1789 की रेवोल्यूशन के बाद लुई 16 जो था उसको सत्ता से हटा दिया, उसको फांसी की सज़ा दे दी। फिर जो है ये 1791 की बात है, ठीक है। और ये जो बदलाव हैं 1815 के बाद होते हैं बेटा। तो इतने टाइम पीरियड में लोगों के पास रूल रहता है, ठीक है। लेकिन जब नेपोलियन भी हार जाता है तो क्या होता है, उसकी जगह पर फिर बूर्बो वंश, जो बूर्बो वंश था उसका एक शासक था चार्ल्स दशम, यानी कि इनका ही डिसेंडेंट होगा लुई 16 की फैमिली से। चार्ल्स दशम को फिर बूर्बो जो सत्ता में बहाल कर दिया गया। फ्रांस ने से उन इलाकों को छीन लिया गया जिन पर नेपोलियन ने कब्जा किया था। यानी इन देशों ने, जो 4 देश थे, इन्होंने फ्रांस की सीमाओं पर क्या कर दिया, कुछ नए इलाके इस्टेब्लिश कर दिए, यानी कि उसकी बाउंड्री के ऊपर नए राज्य स्थापित कर दिए। जैसे उत्तर में क्या था, नीदरलैंड, और इसके साथ बेल्जियम शामिल कर दिया। प्रशा को क्या दे दिया, सैक्सनी दे दिया। ऑस्ट्रिया को इटली का नियंत्रण दे दिया, उत्तरी इटली का। और जो 39 स्टेट थे जो नेपोलियन ने बनाए थे जर्मन को एक करके, वो वैसे के वैसे ही रहने दिए। और रूस को क्या दे दिया, पोलैंड का हिस्सा दे दिया। ये नीदरलैंड और बेल्जियम जो है ये दोनों यूनाइटेड किंगडम के पास थी, यानी इंग्लैंड के पास। अब चारों देश आपस में बांट रहे हैं और पावरफुल जो है राज्यों को फ्रांस की बाउंड्री के ऊपर तैनात कर रहे हैं ताकि फ्रांस दोबारा से विस्तार ना कर सके। इनका यही उद्देश्य था कि दोबारा से राजतंत्र की बहाली हो, चाहे वो फ्रांस हो चाहे दूसरे राज्य हों। और जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं राजतंत्र के विरुद्ध, निरंकुश ताकतों के विरुद्ध, वो आवाज़ जो है दबा दी जाए। तो नेपोलियन ने क्या किया था, राजतंत्र को बर्खास्त करके क्या किया था, डिक्टेटर बन गया था वो खुद भी एक राजा तो नहीं था क्योंकि मिलिट्री में था वो। तो उसने राजतंत्र को जो है ख़त्म करके क्या किया था, फ्रांस के अंदर निरंकुश जो खुद एक शासक था उसने पावर ले ली थी और नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम किया था इन चारों शक्तियों ने। अब इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं। मैप में हमें ईजिली समझ आ जाएगा कि इसकी डिवीज़न जो है वो कैसे होती है बेटा। ये देखिए मैप, जब चारों शक्तियों ने फ्रांस को हरा दिया था तब इसकी सीमाओं के ऊपर जो राज्य बनाए थे पावरफुल, ये फ्रांस दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। इसके उत्तर में क्या किया था, नीदरलैंड, उत्तर में ये नीदरलैंड है। और इसके साथ ये वाला पार्ट जो है कि ये कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री, ये बेल्जियम। हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल सिविक्स में पढ़ा है ना, तो यहाँ पर है वो कंट्री। इसको इसके साथ मिलाकर इसको पावरफुल कर दिया और किसको दे दिया, ये इंग्लैंड को, ठीक है। क्योंकि इंग्लैंड ने इसकी जो उत्तरी सीमा थी इस पर अंकुश लगा दिए, यहाँ सेना बिठा दी ताकि फ्रांस जो है दोबारा से विस्तार ना कर सके। इसी तरह ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया, ये वाला पार्ट इटली का बेटा, जिसमें वेनिस था, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, ये कुछ इलाके जो थे ऑस्ट्रिया साम्राज्य को मिल गए। प्रशा को क्या मिला, सैक्सनी, यहाँ पर है कुछ पार्ट सैक्सनी का, ये वाला हिस्सा इसको मिल गया, ठीक है। और रूस को क्या मिल गया, पोलैंड। ये देखो ये ब्लू पार्ट रूस को ही दिखा रहा है पूरी एम्पायर को, जबकि ये अब इंडिपेंडेंट कंट्री है। और ये यहाँ पर रियासत थी एक पोलैंड, इसको किसको दे दिया, रूस को, ठीक है। अब शायद आपको मैप से क्लियर समझ आ गया होगा कि ये जो डिवीज़न की थी, नेपोलियन जब हार गया था तो फ्रांस को अपनी शक्ति बढ़ाने से रोकने के लिए क्या किया गया था, तो जितने भी ये निरंकुश देश थे
जो 4 देश पड़े हैं उन्होंने उसकी सीमाओं के ऊपर क्या कर दिया था, एक हिसाब से पहरा लगा दिया था ताकि वो विस्तार ना कर सके। नेक्स्ट पैरा देखिए बेटा, 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं जो लागू की गई थी वो निरंकुश थी। निरंकुश का मतलब आपको पता ही है, जिसकी सत्ता पर, जिसकी पावर पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। यानी रूढ़िवादी कौन है, वही जो राजतंत्र को पसंद करते हैं। लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, ऐसी बातों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और ये क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं तो निरंकुश होते हैं। अब ये क्या चाहते थे कि पूरे यूरोप में कोई आलोचना और जो असहमति है, यानी कि डिसएग्री, कोई भी उनसे डिसएग्री ना हो, जो भी वो पॉलिसी अडॉप्ट करें, तो उन्होंने आलोचना और असहमति भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कोई भी निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाता था उनके ऊपर एक्शन लिया जाता था, क्योंकि ये क्या नहीं पसंद करते थे, सरकार की बुराई या राजा की बुराई। तो जो भी अखबारें थी, किताबें थी या नाटक गीत थे, उन पर क्या लगा दिया था, सेंसरशिप। क्योंकि यही लोगों की आवाज़ होती है, इन्हीं के थ्रू जो फिलोसफर्स थे वो लोगों तक जो प्रशासन था, जो पॉलिसियाँ थी, जो रूल्स थे, लॉज थे, वो पहुंचाते थे भी राजा ये कर रहा है और ये जो है हम इसका अपोज कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ें जो भी मीडिया के सोर्सेज थे जो सरकारों की ऊपर सवाल उठाते थे या उनकी आलोचना करते थे, तो उन सबको जो है क्या कर दिया, बंद कर दिया, नियंत्रण लगा दिया। और क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से जो स्वतंत्रता मुक्ति के विचार लोगों के अंदर आ रहे थे कि हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, राष्ट्र राज्य बना सकते हैं, तो ये जो विचार अंदर ही अंदर उनमें पनप रहे थे, उन पर उन्होंने रोक लगा दी। लोगों को जब पता ही नहीं होगा कि पैलेस के अंदर क्या चल रहा है या राजा क्या कर रहे हैं, तो क्या लोग अवेयर नहीं होंगे। अवेयरनेस कौन लाता है, मीडिया लाता है बेटा। तो उस वक्त भी ये जो रिटर्न सोर्सेज थे इनके ऊपर जो है अंकुश लगा दिया था। लेकिन लोगों की जो सोच थी, जो हम सोच रहे हैं, हमें सोचने पर कोई रोक नहीं लगा सकता हमारी सोच के ऊपर कि हम कुछ भी सोचें किसी के बारे में, लेकिन बोलने पर रोक लगाई जा सकती है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है ना, इसको छीना जा सकता है, लेकिन जो सोच है उसको नहीं छीना जा सकता। तो यही बात जो थी रूढ़िवादी व्यवस्था के जो आलोचक थे, राष्ट्रवादी जो थे, उनके मन में थी। जो उदारवादियों का हमने पीछे पढ़ा है, उनकी सोच को तो नहीं रोका जा सकता था। जो राष्ट्रवादी भावना उनमें आ रही थी वो एज इट इज़ रही थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए चुप हो गए थे, क्योंकि चारों तरफ फिर निरंकुश ताकतें जो थी वो पावरफुल हो गई थी। लेकिन उनके मन में था कि प्रेस की आज़ादी की जरूर डिमांड की जाए, ताकि इनके थ्रू जो है लोगों को अवेयर किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने छुप कर चोरी छुपे जो हैं एफर्ट्स किए। तो ये देखो आप, इसमें पिक्चर में हम समझ सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं सीटिंग में और चाहते हैं कुछ बोलना, लेकिन उनके मुंह पे मास्क है। आज हमने बीमारी की वजह से मास्क लगा रखा है, यहाँ पर उनकी आज़ादी छीनी गई है बोलने की। जो उनको अधिकार था कि आप जस्ट सी एंड वॉच, वही ना, भी आप देखो, वॉच करो, बोलो नहीं। तो ऐसा जो आज़ादी का जो बोलने का जो राइट था वो लोगों से छीन लिया गया था। लोग अपनी व्यवस्थाओं के विरुद्ध कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जो राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, जिनके प्रति जो है देश के प्रति प्यार था, लोगों के प्रति उनके मन में ये था कि उनको अधिकार दिलवाएं, तो ऐसे लोगों में से कुछ क्रांतिकारी जो है हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। उस वक्त उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाकर राजतंत्रों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो क्रांतिकारी जो थे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1815 के बाद जो उदारवादी राष्ट्रवादियों को दमन करके, यानी कि उनको सुप्रेस किया गया, निरंकुश शासकों ने उनको दबाने का प्रयास किया गया और वो भूमिगत हो गए। भूमिगत मीन्स उन्होंने अपने गुप्त जो सीक्रेट जो है एसोसिएशन बना ली, यानी ओपनली तो वो नहीं बोल सकते थे, लेकिन फिर भी चोरी छुपे जो है वो अपने संगठन बना रहे थे, लोगों तक अपने विचार पहुंचा रहे थे। तो उन बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने गुप्त संगठन बनाए। और उस समय अगर क्रांतिकारी जो सामने आ जाते थे, यानी जिनका पता चल जाता था, तो उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी,
उनके साथ टॉर्चर किया जाता था। अगर क्रांतिकारी कोई बनना चाहता है इट मीन्स वो सारी व्यवस्था जो निरंकुश शासकों ने स्थापित की है उसके अगेंस्ट होना, ठीक है। तो वियना कांग्रेस के बाद जो राजतंत्र व्यवस्था स्थापित की गई थी, तो उसके बाद जो क्रांतिकारी थे वो बिल्कुल जो है अंडरग्राउंड हो गए थे, छुप गए थे, खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वो पावरफुल थे। लेकिन वो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध थे और क्रांति करना चाहते थे, लेकिन कुछ समय के लिए उनको चुप रहना पड़ा, ठीक है। और कुछ समय में उन्होंने क्या किया, गुप्त संगठन बनाए बेटा। नेक्स्ट हम क्रांतिकारी पढ़ेंगे जिन्होंने गुप्त संगठन बनाया था, उसका नाम था जूसेप्पे मैसनी, ठीक है। ये इटली का रहने वाला था। 1807 ईस्वी में इसका जेनोवा में जन्म होता है बेटा, ये भी इटली का ही एक पार्ट है। और वो कार्बोनेरी गुप्त संगठन, यानी कि ये एक पहले से ऑलरेडी संगठन था कार्बोनेरी, उसका एक सदस्य बन गया और 24 साल में उसने लिगुरिया में क्रांति कर दी। ये भी इटली के अंदर ही पार्ट है। और क्रांति करने की वजह से वहाँ की जो निरंकुश ताकतें थी उन्होंने उसको देश से बाहर निकाल दिया और वो फ्रांस चला गया। वहाँ जाकर उसने मार्सेई में यंग इटली और दूसरा जो बर्न किसकी कैपिटल है, स्विट्ज़रलैंड की बेटा, वहाँ पर चोरी छुपे उसने 2 संगठन बनाए। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अंडरलाइन करें, इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आता है बेटा। वैसे तो ये जूसेप्पे मैसनी का टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने टिप्पणी लिखनी है कि क्या इसने किया था, ठीक है। तो इसने 2 गुप्त संगठन बनाए थे, क्रांतिकारी गुप्त संगठन, मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। और इसमें कौन से सदस्य शामिल हुए थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के क्रांतिकारी जो थे वो इनके साथ मिलकर क्रांतियाँ कर रहे थे। मैसनी ने ऐसा क्यों किया, क्रांतिकारी विचारों का क्यों था, क्योंकि वो लोगों की फेवर में था कि जो आम लोग हैं जिनके अधिकार ये निरंकुश ताकतें छीन रही हैं तो उनको जो है दिलवाई जाए। क्योंकि क्रांतिकारी किस में आते हैं, जो तीसरी सोच के लोग थे। हमने पढ़ी ना 2-3 विचारधाराएं पढ़ी थी, रूढ़िवादी पढ़ी थी हमने, उदारवादी पढ़ी थी, और ये थर्ड जो सोच थी रेडिकल, जो जिनका ब्लड जो है ना, कहते हैं यंग बच्चे जो होते हैं उनका ब्लड जो है गर्म होता है, वो एकदम से बदलाव चाहते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होती, तो वो हिंसा को अपनाकर क्या करते हैं, जो उनकी डिमांड्स होती हैं वो मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही मैसनी था, उसका विश्वास था कि जो राष्ट्र है जहाँ पर इंसान पैदा होता है, राष्ट्र उनकी क्या है, प्राकृतिक इकाई, यानी कि मनुष्य जो है वो जब पैदा होता है तो वो स्वतंत्र होता है और फिर बाद में वो परंपराओं में, जातियों में जकड़ जाता है। तो जहाँ पर वो पैदा हुआ है वो धरती, वो ज़मीन जो है उस पर उसको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, उसके अधिकार कोई नहीं छीन सकता। तो उसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थे। इसका मतलब यही है कि उनसे कोई भी उनके अधिकार छीन नहीं सकता था। और इटली को छीन लिया इन्होंने, जो वियना कांग्रेस हुई थी, तो जो नॉर्थ इटली थी वो ऑस्ट्रिया को दे दी थी, पिडमोंट के साथ सार्डिनिया को मिला दिया था और वो फ्रांस के अंडर था। तो ऐसे ही उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, ठीक है। तो इटली, इनकी सोच थी, क्योंकि ये इटली का था, भी इटली छोटे छोटे प्रदेशों में बंट कर नहीं रह सकता, उसे जोड़कर एक राष्ट्र का रूप देना पड़ेगा। और ये कब होगा, एकीकरण से, जब इटली को यूनिफाई किया जाएगा बेटा, ठीक है। अब जूसेप्पे मैसनी की इसी विचारधारा को कहाँ अपनाया गया, जर्मन, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, ये भी गुलाम देश थे, ठीक है, किसी न किसी रियासत के अंडर थे। तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बने और इन लोगों ने राजतंत्र का विरोध किया और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का जो इनका सपना था वो लोगों को भी दिखाया। अब ये जो गतिविधियाँ हो रही हैं चोरी छुपकर, क्योंकि निरंकुश ताकतें थी, फ्रंट में ये आकर नहीं कर सकते थे, फिर भी मैटरनिक जो था, जो चांसलर था ऑस्ट्रिया का, उसने मैसनी को, अकेले मैसनी के लिए ये कहा कि ये सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है बेटा। मैटरनिक ने 2 स्टेटमेंट दी थी, ये भी 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, कि मैटरनिक ने ये किसके लिए बोला कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है,
तो किसके लिए बोला था? ज्यूसेप्पे मैसनी। एक स्टेटमेंट आगे आएगी, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यूसेप्पे मैसनी के लिए उसने ये विचारधारा दी थी बेटा। तो ये जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, क्रांतियों का युग। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा।